Hello student, today we are starting the topic climate change or issue related to climate change. It is in part of ecology, or we can say ecology, environment ecology. Okay, let's start. It is in part of environment. Now let's start the topic. सबसे पहले अपना है climate change. क्लाइमेट चेंज क्या होता है? तो द फ्रेज क्लाइमेट चेंज रिप्रेजेंट द चेंज इन लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न। जैसे कि अपन सब जानते हैं राजस्थान में एक लॉन्ग टर्म पैटर्न चलता है, वो की है गर्म या सूखा, जैसे अपन कह सकते हैं एक डेजर्ट एरिया टाइप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना एक वेदर है। अब अगर इसमें चेंजेस आते हैं, अचानक से यहाँ बर्फ़ गिरने लगती है, यहाँ पे ठंड पड़ने लगती है राजस्थान में, तो ये क्या हो गया, एक चेंज हो गया किसमें, वेदर पैटर्न में। इसी को अपन क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट अ चेंज ऑफ वेदर इन पर्टिकुलर डे। अपन जानते हैं कि एक पर्टिकुलर डे को अपन वेदर कंसिडर नहीं करते, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड को कह सकते हैं अपन वेदर। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट चेंज है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट इज़ कम्युलेटिव चेंज ऑफ लॉन्ग टर्म, जो कि मैंने आपको बताया। क्लाइमेट चेंज मीन्स चेंज इन क्लाइमेट ओवर लास्ट 100 ईयर्स। हम कब कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ है? जब अपन इसको कंपेयर करें लास्ट 100 ईयर्स, जो पुराने 100 सालों में जो क्लाइमेट था यहाँ का, राजस्थान का, उससे अगर अपन कंपेयर करें कि आज उसमें कितना क्लाइमेट में डिफरेंस आया, तो उसको क्या कहते हैं अपन, क्लाइमेट चेंज। और ये होता क्यों है क्लाइमेट चेंज? तो बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट अपन रिलेटेड पढ़ेंगे इशू, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू 2% इन 100 ईयर्स। हर 100 ईयर्स में 2% क्या होता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर अर्थ का, उसे अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज एन एवरेज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर नियर अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के पास जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड इन ट्रोपोस्फेयर कैन कंट्रीब्यूट इट टू चेंज इन ग्लोबल वार्मिंग। और एटमॉस्फेयर के पास और ट्रोपोस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं उनको अपन क्या कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। चेंज इन टेम्परेचर हर 100 साल में 2% का बढ़ना भी क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कैन अकर वेराइटी ऑफ कॉज। ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारे कॉजेज से हो सकती है, जो कि नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इससे रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड फैक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरली अकरिंग फिनोमिना, एक नेचुरल अकरिंग फिनोमिना है दैट ब्लैंकेट्स द अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर एंड वार्म इट। क्या करता है, जो है ना अर्थ का लोअर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसको एक ब्लैंकेट की तरह कवर करता है और एटमॉस्फेयर को क्या करता है, वार्म बनाता है। अब अपन इसको डायग्रामेटिक व्यू से देखेंगे। एज यू कैन सी हेयर, सन से रेडिएशंस आ रही है जो कि क्या होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। अर्थ की लेयर पे एंटर हुई और वापस ये अर्थ इमिट आउट करता है लॉन्ग हाई वेवलेंथ ऑफ हीट। ठीक है, पर वो क्या होता है, ट्रैप हो जाती है बिकॉज ऑफ जो लेयर्स है अपने इन्वायरमेंट में CO2 की या फिर अदर गैसेस की, उसके वजह से जो है ना हीट है वो ट्रैप हो जाती है और वापस उतनी नहीं जा पाती जितनी वो आई थी। नाउ इट मेंटेनिंग द टेम्परेचर सूटेबल फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। अब अपन को पता है जब अर्थ अलग हुई थी सन से, तो वो एक बहुत बॉल ऑफ गैसेस थी। ठीक है, तो वो एक टाइम पीरियड के साथ ठंडी हुई और एकदम ठंडी बर्फ़ की तरह हो गई थी, उसमें टेम्परेचर बहुत ही लो था। फिर द प्रोसेस हुआ किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, तो उससे एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ जहाँ पे एनिमल सर्वाइव कर सकता है या लिविंग थिंग सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, अब क्या है, अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 या अदर गैसेस प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, तो वो उसका टेम्परेचर नेचुरल तरीके से जो बढ़ रहा था उससे ज़्यादा बढ़ाने लगती है, जो कि क्या होती है, अपने लिए हार्मफुल हो सकता है। आगे रीड करते हैं। इट अलाउज लाइट वेव्स लो वेवलेंथ, जो अपन ने डायग्राम में देखा, फ्रॉम द सन टू एंटर द एटमॉस्फेयर
जो कि एंटर हो रही है एटमॉस्फेयर से, बट डज नॉट अलाउ हीट टेरेस्ट्रियल और इंफ्रारेड वेज टू एमिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू गो आउट। जो कि अपन ने अभी देखा, ये सन है जिससे हीट रेडिएट हो रही है, हीट रेडिएशंस पहुंच रही है अर्थ तक, बट वो वापस जब अर्थ इंफ्रारेड वेव में या फिर किसी भी वेव फॉर्म में हीट को इमिट आउट करता है तो वो ट्रैप हो जाती है बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ CO2 या फिर अदर गैसेस की वजह से वो ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं जा पाती है। इससे अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ सरफेस का, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरल फिनोमेना, एक नेचुरल फिनोमेना अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट it is the absence of naturally occurring greenhouse effect. The average temperature of earth surface would be, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अपना अर्थ टेम्परेचर क्या होता, -19 होता इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट, जो कि आज प्रेजेंट में है 15 डिग्री एवरेज, एंड द अर्थ वुड बी फ्रोजन लाइफलेस प्लैनेट। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो क्या होता, टेम्परेचर -19 तक होता अपने अर्थ का, ठीक है, जो कि एक नॉन इन्वायरमेंटल फैक्टर की तरह अपन काउंट कर सकते हैं, क्योंकि -19 डिग्री सेल्सियस में रहना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक फ्रोज़न प्लैनेट हो जाता अर्थ, ठीक है, और यहाँ पे कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं होती, तो अपन ये भी बोल सकते हैं फ्रोज़न लाइफलेस प्लैनेट। But currently, with increase in concentration of carbon dioxide and other greenhouse gases, average temperature also increase. अब जो दूसरी अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो गैसेस रिलीज हो रही है उसकी वजह से क्या होता है, जो एवरेज टेम्परेचर है उससे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है अर्थ का टेम्परेचर। CO2 इज़ 90% ऑन एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। ये वीनस के जो एटमॉस्फेयर में CO2 90% है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीनस, तो वीनस का एवरेज टेम्परेचर क्या है, तो 447 डिग्री। अब हम देखेंगे कॉजेज़ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या क्या कॉजेज़ है। कॉजेज़ कैन बी नेचुरल और मैन मेड, ठीक है। ग्रीन हाउस के इफेक्ट्स कॉजेज़, ग्रीन हाउस के कॉजेज़ नेचुरल हो सकते हैं और मैन मेड हो सकते हैं। नेचुरल में क्या आता है, तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, 4 अपन इसके नेचुरल कॉजेज़ देखेंगे। आई एम रिपीटिंग, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। और मैन मेड में क्या होंगे, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस। फ्लोरिनेटेड गैसेस में फर्दर डिवाइडेड है CFC, HFC, PFC और SF6, ठीक है। अपन इनकी डिटेल स्टडी करेंगे थोड़ा। जो मीथेन है उसका फॉर्मूला अपन कह सकते हैं CH4। ओजोन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं O3 से, ठीक है। और अपने कार्बन डाइऑक्साइड मैन मेड, मतलब ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से कितनी प्रोड्यूस हो रही कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो है 76%। और मीथेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से प्रेजेंट हो रही है, उसका परसेंटेज है 16%। नाइट्रस ऑक्साइड 6% और फ्लोरिनेटेड गैसेस 2%। CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC की फुल फॉर्म है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC तो पर फ्लोरोकार्बन और SF6 तो सल्फर हेक्साफ्लोरोकार्बन। अब अपन एक नई टर्म देखते हैं जो कि है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन क्या होता है, तो ये एक सॉलिड पार्टिकल होता है या फिर अरोजल मतलब दो नॉट अ गैस, ये एक गैस नहीं है बट एक प्रेजेंस लाइक काले धुएं की तरह दिखता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट, ये एक फॉर्म है किसका, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट का, एयर में जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसका। प्रोड्यूस्ड एंड इनकम्प्लीट कंबर्शन, जो कि इनकम्प्लीट कंबर्शन से निकलता है। ब्लैक कार्बन वार्म्स द अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग हीट, ये अर्थ को गर्म करता है, कैसे, हीट को एब्जॉर्ब करके। और इट रिफ्लेक्ट सनलाइट व्हेन
डिपॉजिटेड ऑन स्नो एंड आइस, और ये ना स्नो और आइस पे अगर जमा हो जाए तो वो सनलाइट को क्या कर देता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। नाउ वी विल सी ब्राउन कार्बन। ब्राउन कार्बन क्या होता है, तो ये एक यूबिक्यूअस एंड अनआइडेंटिफाइड कंपोनेंट है, जो कि ऑर्गेनिक एरोजल कहते हैं उसको। इसको अभी तक ये अनआइडेंटिफाइड है, मतलब इसको पूरी तरीके से नहीं खोजा गया है कि ये किससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या क्या प्रॉपर्टीज़ है इसकी पर्टिकुलर। इसको ये कह सकते हैं ये लाइट एब्जॉर्बिंग है, ठीक है, लाइट एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मैटर है, और इट इज़ एन एरोजल ऑफ वेरियस और ओरिजिन्स, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से ये ओरिजिनेट होता है, पर अपन को इसका पर्टिकुलर सोर्स अभी तक मिला नहीं है या अनआइडेंटिफाइड है। हम ये देख सकते हैं कि किस में से ये मेनली अपन देख सकते हैं, तो सॉइल, ह्यूमिक लाइक सब्सटेंस, टेरी मटेरियल फ्रॉम कंबशन और बायो एरोजल से अपन इसको मान सकते हैं। अब सेक्टर वाइज देखते हैं कॉजेज, तो पावर स्टेशन सबसे ज़्यादा क्या करता है, सबसे ज़्यादा, अब अपन देखते हैं सेक्टर वाइज। पावर स्टेशन कॉज करता है क्या सबसे ज़्यादा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर अपन देखते हैं कि उसके बाद सेकंड नंबर पे है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, थर्ड पे है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट, और फोर्थ पे है ट्रांसपोर्टेशन, और फिर है फिफ्थ पे बिल्डिंग। लेट मी रिपीट कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा कॉज कौन करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो फर्स्ट है पावर स्टेशन 34%, सेकेंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस 24%, थर्ड एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एंड लैंड यूज़, तो वो है 22%, फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल 15%, और बिल्डिंग्स कितना होता है, तो 0.6%। अब अपन देखते हैं आईपीसीसी रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड असेसमेंट नंबर 6, रेजिडेंस टाइम ऑफ दीज गैसेस, ठीक है। रेजिडेंस टाइम क्या होता है, मतलब कितने टाइम तक ये अगर ना निकल गई कोई भी अपने सोर्स से गैसेस वगैरह, तो वो कितने टाइम तक अपने इन्वायरमेंट में रहेगी या अर्थ पे रहेगी। तो मीथेन रिसाइड्स फॉर 12 ईयर्स, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 100 ईयर्स, NO2 115 ईयर्स, CFC जो कि 1 से लेके 270 ईयर्स तक, और PFC 800 to 50,000 ईयर्स तक, और SF6 तो 32 ईयर्स तक अपने यहाँ पे इन्वायरमेंट में ये प्रेजेंट रहती है, अगर एक बार ये इमिट आउट या फिर किसी से ओरिजिनेट हो गई तो। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ दीज गैसेस, ठीक है, कि कितना किसी में पोटेंशियल है कि वो कितना ग्लोबल वार्मिंग कर सके एक पर्टिकुलर गैस। तो CO2 तो 1 टाइम्स कर सकती है, मतलब 1 टाइम अगर एक CO2 रिलीज हो गई तो वो इंक्रीज कर सकती है ग्लोबल वार्मिंग को। CH4 जो कि कहते हैं मीथेन, तो वो 21 टाइम्स मोर इफेक्ट करेगी ग्लोबल वार्मिंग को। NO2 तो वो 310 टाइम्स मोर इफेक्ट करेगी या फिर इंक्रीज करेगी ग्लोबल वार्मिंग को। HFC 11,700 टाइम्स मोर, PFC 65,000 और 6,500 और 6,500 to 9,200 टाइम्स मोर, SF6 23,900 टाइम्स मोर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ CO2, कि अपनी कंट्रीज़ कितना एमिट आउट करती है CO2, उसके अकॉर्डिंग अपन ने एक लिस्ट बना रखी है छोटी सी 5 कंट्रीज़ की। सबसे ज़्यादा जो इमिट करती है वो है चाइना 30%, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है। USA 15%, यूरोपियन 9% और इंडिया 7% एंड रशिया 5%। ये तो थी पहले की। अब अपन देखते हैं 24 to 25 इनका रैंकिंग चेंज हुआ है। तो सबसे पहले चाइना,
ठीक है, वो तो वहाँ के वही हैं 34%, सेकेंड यूएस से 12%। अब थर्ड में क्या हुआ है, जो 0.8, इंडिया थोड़ा आगे हो गया है CO2 को प्रोड्यूस करने में, और यूरोपियन यूनियन जो है वो उन्होंने अपना स्टेप बैक लिया है CO2 इमिट आउट करने के लिए, जो कि ये 4th नंबर पे पोजीशन में, और 5th पे है रशिया जो कि है 5.3%। नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का क्या इफेक्ट है तो देखते हैं। सबसे पहले उनकी वजह से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस, जो कि अपन ने पहले एक बार इसकी डेफिनेशन रीड की थी। एवरेज इंक्रीज कितना होता है तो 2 डिग्री होता है सेंटीग्रेड इन 100 ईयर्स में। लास्ट सेंचुरी इट इंक्रीज, जो कि 100 ईयर्स में 2 डिग्री होता है, पर लास्ट सेंचुरी में क्या हुआ है 0.66 बढ़ गया है, तो 2.066 ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे कि अपन समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीज होने की क्या इफ़ेक्ट है या क्या चीज़ें हो सकती है। तो देखो, जो पिंक बार है वो डिनोट कर रहा है कि अगर जो कंट्रीज़ है उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया कंट्रोल करने में CO2 या अदर गैसेस, ठीक है, तो वो जो एवरेज टेम्परेचर 2 बढ़ना चाहिए वो हो जाएगा 5.4, ठीक है। और अगर वर्तमान नीतियों का परिणाम, अगर मतलब जो अभी रिसेंट जो अपन ने पॉलिसीज़ वगैरह यूज़ की है, कोशिश कर रहे हैं। और ग्रीन बार क्या डिनोट करती है कि अगर अपन जो पॉलिसीज़ या कंट्रोल करने के लिए स्कीम्स यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करते रहे तो भी अपन इतना नहीं कंट्रोल कर पाएंगे जितना कि अपन को करना चाहिए, तो भी जो एवरेज इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर में 100 ईयर्स में वो होगा 3.6। फिर अपन देखते हैं पर्पल बार डिनोट कर रही है कि अगर पेरिस में जो है ना समझौता हुआ था उसके परिणाम के अनुसार अपन एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी यूज़ करें तो भी अपन ये कितना है ना कंट्रोल कर पाएंगे, तो वो है 2.7। 2100 तक अपन देखते हैं कि 2100 है तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है अकॉर्डिंग टू IPCC रिपोर्ट। अब अपन देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट्स क्या क्या है ग्लोबल वार्मिंग के, तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स और आइस कैप्स भी मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न में चेंज हो रहा है, जो इंक्रीज लाइक्लीहुड है एक्सट्रीम इवेंट्स का वो अपन देखते ही आ रहे हैं। एक्सट्रीम जो इवेंट्स है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे कि फ्लड्स, हीट वेव्स एट्सेट्रा अपन देखते आ रहे हैं आजकल जो है न्यूज़ में, मेनली फ्लड्स, क्लाउड ब्रेकिंग या फिर बहुत सारी ऐसी एक्सट्रीम इवेंट्स है जो पहले नहीं होती थी बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वो होने लगी है। वाइड स्प्रेड वैनिशिंग ऑफ एनिमल पॉपुलेशन, बहुत सारी ऐसी एनिमल पॉपुलेशंस है जो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग या चेंजिंग पैटर्न्स की वजह से एक्सटेंट हो चुकी है। स्प्रेड ऑफ डिजीज़ का स्प्रेड होना, फैलना, ब्लीचिंग ऑफ कोरल लीफ, ठीक है, कोरल लीव्स के वजह से, लॉस ऑफ प्लैंकटन ड्यू टू वार्मिंग सीज, और प्लैंकटन्स का जो पेड़ पौधे वगैरह सी में प्रेजेंट होते हैं उनका भी क्या होता है, लॉस हो जाता है सी लेवल के वार्मिंग होने गर्म होने की वजह से। ओके, थैंक यू। हियर वी कंप्लीटेड little bit changes. In next video we will study about the conventions. Okay, thank you, bye bye.